तो वहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज़ नहीं होता। सारे सेंसेशंस ख़त्म होने चाहिए, स्पेशली पेन, सर पर किसी भी चीज़ से मारना ताकि इंसान बेहोश हो जाए। इससे लोगों को पता चला कि ईथर के अंदर एनेस्थेटिक इफेक्ट है अकॉर्डिंग टू स्पीड। फर्स्ट है फास्ट एक्टिंग ड्रग, दूसरा है स्लोअर एक्टिंग ड्रग। इसे कहते हैं मिनिमम एल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन। ईथर एनेस्थेशिया को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया और जो तीसरा स्टेज था उसको 4 प्लेन्स में डिवाइड किया। वैसे ये जो वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो हेलो देयर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूसेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब इसकी डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। रिवर्सिबल, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, मतलब कि ये ऐसे ड्रग हैं जो सारी सेंसेशंस को ख़त्म करेंगे और कॉन्शियसनेस ख़त्म करेंगे। अंडरस्टैंड। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है रिवर्सिबल, मतलब कि ये जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे यानी सेंसेशन ख़त्म करना और कॉन्शियसनेस ख़त्म करना, वो रिवर्सिबल है। मतलब कि पेशेंट वापस से कॉन्शियस हो जाएगा, वापस से उसके सारे सेंसेशंस आ जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो इसे कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स जनरली ऐसे टाइम पर यूज़ किया जाता है जब बड़ी सर्जरीज करनी हो, मतलब एक माइनर सर्जरी अगर करनी हो जैसे डेंटल सर्जरी वगैरह, या किसी एक नॉर्मल छोटी सी स्पॉट पर सर्जरी करनी हो, तो वहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर इंटरनल सर्जरी करनी हो, बड़ी सीजरिंग करनी हो, तो उस टाइम पर जनरल एनेस्थेटिक्स दिया जाता है, पेशेंट को कम्प्लीटली अनकॉन्शियस किया जाता है। अंडरस्टैंड। अब ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिन्हें जनरल एनेस्थेटिक्स कहा जा सकता है, तो किसी भी ड्रग को जनरल एनेस्थेटिक्स कहलाने के लिए 4 बेसिक फैक्टर्स हैं, 4 कार्डिनल फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर होने चाहिए, तभी उस ड्रग को जनरल एनेस्थेटिक्स कहा जाएगा। सबसे पहला है लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, मतलब जो भी ड्रग है उससे सारे सेंसेशंस ख़त्म होने चाहिए, स्पेशली पेन। ओके। दूसरा फैक्टर है कि जो ड्रग है उससे अनकॉन्शियसनेस इंड्यूस होनी चाहिए। तीसरा है कि इस ड्रग से इमोबिलिटी होनी चाहिए, यानी पेशेंट के अंदर मसल्स रिलैक्स होने चाहिए, पेशेंट मूव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड। फोर्थ है एबोलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, मतलब पेशेंट के सारे रिफ्लेक्सेस खत्म होने चाहिए, पेशेंट का कोई भी रिफ्लेक्स एक्टिव नहीं होना चाहिए जब जनरल एनेस्थेटिक दिया जाए। अंडरस्टैंड। तो जिस ड्रग्स के अंदर ये सारे फैक्टर होंगे उसे कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। अब देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, और अगर आपको इसकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो नीचे वीडियो के चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ओके। तो क्या होता था कि बिफोर मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, उस टाइम पे लोग अल्कोहल, ओपियम, कैनबिस, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे सर्जरी के लिए, यानी अनकॉन्शियसनेस को इंड्यूस करने के लिए, पेन को ख़त्म करने के लिए। ओके। उसके अलावा कभी कभी कॉन्कशंस भी यूज़ किए जाते थे। कॉन्कशन मतलब सर पर किसी भी चीज़ से मारना ताकि इंसान बेहोश हो जाए। अंडरस्टैंड। उसे कहते हैं कॉन्कशन। तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ की जाती थी, मतलब कि वो टाइम पे ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हॉरिबल थे, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1844 में हॉरस वेल्स करके एक डेंटिस्ट था जिसने नाइट्रस ऑक्साइड का डेमोन्स्ट्रेशन किया एज ए लाफिंग गैस। अंडरस्टैंड। जिसके बाद 1846 के अंदर 2 साल बाद मोर्टॉन करके एक बॉस्टन में मेडिकल स्टूडेंट और डेंटिस्ट था जिसने एनिमल्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए। कौन से एक्सपेरिमेंट? ईथर के एनेस्थेशिया के एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया। इससे लोगों को पता चला कि ईथर के अंदर एनेस्थेटिक इफेक्ट है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद 1847 में इंग्लैंड के अंदर सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया। नॉट दैट सिम्पसन बट सिम्पसन कोई होगा। ओके। उन्होंने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जो कि और ज़्यादा पॉपुलर हुआ सर्जिकल एनेस्थेटिक्स के लिए। उसके बाद साइक्लोप्रोपेन आए 1929 में। फिर उसके बाद हैलोथेन्स का इन्वेंशन हुआ और फिर उसके बाद आईवी एनेस्थेटिक्स का भी इन्वेंशन हुआ 1935 के अंदर। ओके। तो कुछ इस तरीके से एनेस्थेटिक्स की हिस्ट्री चली है। अब बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। इन्हें 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स एंड इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशनल की बात करें तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए किस चीज़ को आप इनहेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है गैस, राइट। गैस को इनहेल किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो लिक्विड्स आते हैं जिन्हें इनहेल किया जा सकता है। कौन से लिक्विड्स? वोलेटाइल लिक्विड्स। उसके बाद आप और किसी चीज़ को इनहेल नहीं कर सकते। तो गैस एंड वोलेटाइल लिक्विड्स, राइट।
गैस के अंदर एग्जाम्पल है नाइट्रस ऑक्साइड। वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर है ईथर, हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन एक्सेट्रा। अब बात करें इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की, तो इसके अंदर दो हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड। फर्स्ट है फास्ट एक्टिंग ड्रग, दूसरा है स्लोअर एक्टिंग ड्रग। फास्ट एक्टिंग में है थायोपेंटोन सोडियम, मेथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट एक्सेट्रा। स्लोअर एक्टिंग के अंदर आते हैं लोराजेपाम, डायाजेपाम, मिडाजोलाम यानी कि हमारे बेंजोडाइजेपिन्स, उसके बाद केटामाइन एंड फैंटेनिल। ओके, तो कुछ इस तरीके से एकदम छोटी सी क्लासिफिकेशन है जनरल एनेस्थेटिक्स की। तो अब सवाल ये आता है कि ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं। तो अगर जनरल एनेस्थेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात किया जाए तो कोई प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक पता नहीं चला है। बहुत सारे अलग अलग थेरीज देते हैं लोग कि गाबा ए रिसेप्टार पर बाइंड करता है तो क्लोराइड चैनल्स ओपन होते हैं जिसकी वजह से इसका इफेक्ट मिलता है, लेकिन कोई प्रिसाइज लेजिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक पता नहीं चला है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि जनरल एनेस्थेटिक्स में इम्पॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मिनिमम एल्वियोलार कॉन्सेंट्रेशन, MAC। तो अब ये क्या है? तो MAC इज़ द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक इन पल्मोनरी एल्वियोलाई नीडेड टू प्रोड्यूस इमोबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू द पेनफुल स्टिमुलस इन 50% इंडिविजुअल्स। आसान भाषा में बोले तो हमारे पल्मोनरी एल्वियोलाई के अंदर कम से कम कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स ज़रूरी है ताकि कोई भी पेनफुल स्टिमुलस पर यानी कोई सर्जरी वगैरह करने पर इमोबिलिटी ना हो, कोई रिस्पॉन्स ना दिखाए पेशेंट 50% इंडिविजुअल्स के अंदर। अंडरस्टैंड। तो इसे कहते हैं मिनिमम एल्वियोलार कॉन्सेंट्रेशन, कम से कम एल्वियोलार कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब बढ़ते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया। तो देखो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो जनरली एक डिसेंडिंग डिप्रेशन में काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। मतलब कि हमारे जो हायर फंक्शंस हैं उनके ऊपर सबसे पहले असर होता है, उसके बाद ब्रेन के लोअर एरियाज़ में असर होता है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो उसमें लोअर सेगमेंट्स पे पहले इफेक्ट होता है, उसके बाद हायर सेगमेंट्स में होता है। उसके अलावा जो हमारे वाइटल सेंटर्स होते हैं मेडुला के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स, वो बहुत ही लास्ट में, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर एनेस्थेशिया के चले जाए तब जाकर उसके ऊपर असर होता है। ओके, तो 1920 में ग्वेडल ने कंप्लीट ईथर एनेस्थेशिया को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया और जो तीसरा स्टेज था उसको 4 प्लेन्स में डिवाइड किया। वैसे ये जो स्टेजेस हैं एनेस्थेशिया के वो अब इतना ज़्यादा क्लियरली दिखाई नहीं देते क्योंकि आजकल के जो एनेस्थेटिक्स रहते हैं वो बहुत ही फास्ट काम करते हैं, मतलब विद इन 30 to 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स में पेशेंट एनेस्थाइज हो जाता है। ओके, तो स्टेजेस जो 4 स्टेजेस थे वो कौन से हैं? तो पहला स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, दूसरा है स्टेज ऑफ डेलीरियम, तीसरा है सर्जिकल एनेस्थेशिया एंड फोर्थ इज मेड्यूलरी पैरालिसिस। ओके, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। ये स्टेज एनेस्थेटिक्स देने के बाद, यानी कोई इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स दिया जा रहा है तो उसको देने से लेके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक चलता है। और कॉन्शियसनेस कंप्लीटली लॉस नहीं होती बट स्टार्ट हो जाती है लॉस होना। ओके, तो वहाँ तक का जो स्टेज होता है उसे कहते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इस स्टेज के अंदर पेन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, मतलब ब्रेन का जो स्टिमुलस है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है। पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है, सुन सकता है, देख सकता है, उसको ड्रीम जैसा फील होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रीम सपने जैसा फील होता है। रिफ्लेक्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मली वो रिफ्लेक्स वगैरह भी शो करता है। ओके, इस स्टेज पे कहा जाता है कि थोड़े मोड़े माइनर ऑपरेशंस कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है कभी कभी हैंडल करना। दूसरा है स्टेज ऑफ डेलीरियम। ये स्टेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से लेके रेगुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट होने तक रहती है। इस स्टेज में कभी कभी पेशेंट शाउट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपनी सांस रोकते हैं, मसल्स के टोन इंक्रीज होते हैं, ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा जर्की हो सकती है, वॉमिटिंग, मिक्चुरेशन, डिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है। ओके, वैसे ये जो स्टेज ऑफ डेलीरियम है बहुत रेयरली कभी कभी शो होता है ये स्टेज। ओके, और इस स्टेज पर कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई भी स्टिमुलस पेशेंट पर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, इसे कहते हैं सर्जिकल एनेस्थेशिया। ये स्टेज रेगुलर रेस्पिरेशन से लेकर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के ख़त्म होने तक रहता है। ओके,
और इस स्टेज पर सर्जरी की जाती है। इस स्टेज को 4 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। प्लेन नंबर 1 रोविंग आई बॉल्स। जब हमारे आई बॉल्स मूव हो रहे हैं और उसके बाद जब आईज फिक्स्ड हो जाएं तो उसे कहते हैं प्लेन 1। ओके, उसके बाद है लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस, मतलब हमारे कॉर्निया और लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाएंगे। फिर आता है थर्ड प्लेन जिसमें प्यूपिल्स डायलेट होती हैं और लाइट से भी रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ प्लेन जिसमें एब्डोमेन से रेस्पिरेशन करने लग जाता है पेशेंट, प्यूपिल्स और ज़्यादा डायलेट हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से 4 प्लेन्स रहते हैं थर्ड स्टेज के। और जैसे जैसे एनेस्थेशिया और डीपर प्लेन्स में एंटर होता है तो मसल्स के टोन और डिक्रीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर और डिक्रीज़ होता है, हार्ट रेट तो इंक्रीज़ होता है लेकिन जो पल्स होती है पेशेंट की वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, रेस्पिरेशन भी डिक्रीज़ होता है और फ्रीक्वेंसी भी रेस्पिरेशन की कम हो जाती है। ओके, उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, इसे कहते हैं मेड्यूलरी पैरालिसिस। इसमें ब्रीदिंग ख़त्म हो जाती है, सर्कुलेशन फेल हो जाता है और डेथ हो जाती है। प्यूपिल्स बहुत ज़्यादा वाइडली डायलेट हो जाती हैं, मसल टोन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, पल्स बहुत ज़्यादा बारीक होती है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसे कहते हैं मेड्यूलरी पैरालिसिस। अंडरस्टैंड? अब इन सारे स्टेजेस में से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के यूज़ करने की वजह से छुप जाती हैं, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, मसल रिलैक्सेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की वजह से भी होती हैं। ओके, तो इस वजह से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देने की वजह से जनरल एनेस्थेटिक के डोज को थोड़ा सा एडजस्ट करके कम किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये बात हो गई स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया की। अब सवाल ये आता है कि एक एनेस्थेटिक्स, एक जनरल एनेस्थेटिक्स कैसा होता है, मतलब कि आइडियल एनेस्थेटिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम 3 पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। सबसे पहला है पेशेंट के लिए एक आइडियल एनेस्थेटिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहला है कि उसे प्लेजेंट होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। ओके, उससे वॉमिटिंग और नौशिया नहीं होना चाहिए। ओके, रिकवरी थोड़ा फास्ट हो तो अच्छा हो। उसके अलावा कोई आफ्टर इफेक्ट ना हो, मतलब रिकवरी के बाद कोई दूसरा इफेक्ट शो ना करे। ओके, दूसरा है पर्सपेक्टिव सर्जन के, मतलब एक सर्जन के लिए आइडियल एनेस्थेटिक्स कैसा होना चाहिए। तो एडिक्वेट एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करे, यानी कि पेन फील ना हो पेशेंट को। उसके अलावा इमोबिलिटी हो, मसल्स रिलैक्स्ड हो, पेशेंट मूव ना करे। उसके अलावा फ्लेमेबल ना हो, एक्सप्लोजिव ना हो। ओके, उसके अलावा एनेस्थेटिस्ट के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक आइडियल एनेस्थेटिक की। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ईजी होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। ओके, हार्ट, लीवर और किसी दूसरे ऑर्गन्स पर कोई इफ़ेक्ट ना हो उस एनेस्थेटिक का, और वो एनेस्थेटिक पोटेंट हो, एटलीस्ट इतना पोटेंट हो कि कम से कम कॉन्सेंट्रेशन पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। उसके अलावा बॉडी के लिए ऑक्सीजनेशन से ज़रा भी इंटरफेयर ना करे, स्टेबल होना चाहिए, इजीली स्टोर्ड होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इनर्ट होना चाहिए, कोई भी स्टोरेज कंटेनर से रिएक्ट ना करे। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक आइडियल एनेस्थेटिक्स की 3 पर्सपेक्टिव से, पेशेंट के लिए, सर्जन के लिए और एनेस्थेटिस्ट के लिए। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनेस्थेशिया के, मतलब एनेस्थेशिया से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक पेशेंट के अंदर। तो अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो 2 टाइम पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो जब एनेस्थेटिक्स दिया गया हो, मतलब जब पेशेंट एनेस्थेशिया के अंदर है उस टाइम पे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और दूसरा है रिकवरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूरिंग एनेस्थेशिया। तो एनेस्थेशिया के टाइम पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस कभी कभी हो जाते हैं, सलाइवेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस भी हो सकते हैं, लेकिन अब उतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होती ये सारी चीज़ें क्योंकि नॉन इरिटेंट एनेस्थेटिक्स दिया जाता है। उसके अलावा कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो सकता है, और कभी कभी अगर लाइट एनेस्थेशिया हो तो पेशेंट कभी कभी अवेयर रहता है, पेन फील नहीं होगा पेशेंट को बट स्टिल अवेयर रहता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं सर्जरी के अंदर। उसके अलावा किसी किसी पेशेंट के अंदर कन्वर्जन भी हो सकता है, डेलीरियम भी हो सकता है। बाकी पहले के टाइम पे फायर और एक्सप्लोजन वगैरह भी हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे नॉन इन्फ्लेमेबल एनेस्थेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, इसके बाद एनेस्थेशिया के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसमें नौशिया, वॉमिटिंग, परसिस्टेंट सेडेशन, मतलब रिकवरी के बाद भी पेशेंट सिडेटेड रहेगा, निमोनिया हो सकता है, लीवर या फिर किडनी का डैमेज हो सकता है अगर कोई ऑर्गन की टॉक्सिसिटी हुई तो, नर्व के ऊपर असर पड़ सकता है,
और कॉग्निटिव डिफेक्ट्स भी कभी कभी हो सकते हैं, यानी कि पेशेंट के सोचने समझने और मूवमेंट एक्शन में भी इफ़ेक्ट कभी कभी देखा जाता है एनेस्थेशिया के बाद। लेकिन ये सारे कॉम्प्लिकेशंस रेयरली देखे जाते हैं, मतलब हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होगा बट हो सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। बाकी लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।